स्टूडेंट्स, आज मैं ले रहा हूं 11th क्लास के लिए अकाउंटिंग इक्वेशंस। यहां लिख दे रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। ठीक है, इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे ये है ना, देखिए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये कैसे होता है आज ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले यहां बना लेते हैं एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल। ठीक है, अब इसमें मैं लाइन खींच देता हूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी रहे। ऐसे, ठीक, एक यहां पर कर देते हैं लाइन, और इसमें भी हम दो कर देते हैं क्योंकि लायबिलिटी दो तरह की आती है। इसी बैंक में आपने लोन लिया और एक हो जाता है क्रेडिटर्स का, इसमें भी लोग डिफरेंस कर देते हैं, तो हम लायबिलिटी दोनों कर देते हैं, या अभी एक लायबिलिटी को लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब ये छोटा सा काला हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। तो एक लायबिलिटी हो जाएगी नॉर्मल, एक हो जाएगा क्रेडिटर्स। ठीक है, अब मान लीजिए किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा क्लियर रहेगा। ये देखिए, मान लीजिए 10 लाख कैपिटल, ओनर ने 10 लाख रुपए से, या 15 लाख, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, याद नहीं आ रहा कौन कौन कितने का था, तो चलो इसको ले लिया। 15 लाख उन्होंने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो एसेट में क्या क्या आ जाएगा, देखिए कैश। तो बिजनेस के अंदर कितना कैश आ गया, 15 लाख। अब यहां पे लिख सकते हैं, जगह नहीं है तो मैं खाली ये दिखा देता हूं कि स्टार्टेड बिजनेस बाय कैपिटल। तो ओनर ने चूंकि 15 लाख रुपया दिया, और वो कहां पे दिया, बिजनेस के ऑफिस में आकर दिया, तो बिजनेस के अंदर कैश कितना आ जाएगा। ओनर ने कहा भाई ये लो 15 लाख रुपए बिजनेस के अंदर लगाना अपने अकाउंटेंट से। आप अपने आप को, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने आप को क्या समझेंगे, ओनर? नो, आप अपने आप को समझिए अपने मन में कि आप बिजनेस के अकाउंटेंट हो, या तो आप खुद बिजनेस हो, वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो थिंक ऑफ योर सेल्फ एज द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का अकाउंटेंट क्यों? क्योंकि बिजनेस का अकाउंटेंट एक न्यूट्रल पर्सन है, उसको अपनी सैलरी मिलती है, उसको बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से कोई उसको इफेक्ट नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो एक न्यूट्रल पर्सन के नाते जो जैसी एंट्रीज होनी है, जो जो भी हो रहा है बिजनेस के अंदर, वो रिकॉर्ड करेगा। तो अपने आप को समझिए कि आप बिजनेस के ऑफिस में बैठे हुए हैं, एंड यू आर द अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस। अब देखिए 15 लाख रुपए आने से क्या हुआ कि बिजनेस के अंदर 15 लाख रुपए कैश में आ गए। ठीक है जी, और ये देखिए, ठीक, उसके बाद बिजनेस ने 2 लाख बैंक से लोन लिया। तो देखो कोई प्रॉफिट लॉस तो नहीं, आप लायबिलिटी ले रहे हैं बैंक से, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, 2 लाख रुपए
और कैश आ जाएगा, लोन फ्रॉम बैंक। तो अब देखिए न्यू इक्वेशन जो बनेगा क्या बनेगा, अब आपके पास कैश आ गया, देखिए तो कैश कितना हो जाएगा 17 लाख, लाइबिलिटी में 2 लाख देखिए आ गया, ठीक है, कैपिटल में 15 लाख है, ये हो गया, ठीक है। तो 2 लाख आपकी लाइबिलिटी हो गई, 15 लाख आपका कैपिटल हो गया, बिजनेस के अंदर टोटल अमाउंट आ गया 17 लाख। अब आपने खरीदा, क्या खरीदा, लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लिया आपने, 10 लाख का लिया। तो आप देखो 10 लाख फिर क्या हो जाएगा, कैश माइनस हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, आपने एसेट परचेज किया। तो न्यू क्वेश्चन देखिए क्या बनेगा, अब इसी से क्या हो गया कि बैलेंसेस कुछ चीजों के चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हुआ, 17 लाख में 10 लाख तो आपने लैंड बिल्डिंग खरीद लिया, तो कैश कितना बचा आपके पास, खाली 7 लाख बचा। अब देखिए कैश का स्टेटस चेंज हो गया और अब आ गया यहां पर 10 लाख की लैंड और बिल्डिंग, राइट। अब आपके लाइबिलिटी सेम ही है, 2 लाख की है और कैपिटल कितना है, 15 लाख, ठीक है। अब आपने मशीनरी खरीदा, कितने का लिया, परचेज्ड मशीनरी, जगह नहीं है तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। मशीनरी हमने लिया था कितने का, 4 लाख का, तो 4 लाख कैसे जाएगा। और एक नया एसेट आ गया मशीनरी, 60 लिख दे रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा 4 लाख, राइट। तो न्यू क्वेश्चन देखिए क्या बन जाएगा, फिर कैश बैलेंस और सारा चेंज हो रहा है, किस तरह की आपसे आपकी फैक्ट्री बनती जा रही है। देखिए अब आपके पास कैश कितना बचा, 3 लाख बचा और आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 10 लाख का। अब आपके पास मशीनरी आ गई कितने की, 4 लाख की, लाइबिलिटी आपकी 2 लाख है और कैपिटल इज स्टिल 15 लाख, ठीक है। आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, ये हो गया आपका कैपिटल, ये तो आपको मालूम है एसेट्स है। तो अब देखिए 3 लाख कैश था, बैलेंस ब्रेक डाउन करना चाहे तो आप कर ले यहीं पर, चलो यहीं पर लिख देते हैं फिर से। तो आपके पास अभी जो है कैश में कितना है, 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग है आपके पास 10 लाख का और मशीनरी है आपके पास 4 लाख की, ठीक है जी। लोन आपके पास है कितने का, 2 लाख का और कैपिटल आपका है 15 लाख का, ठीक। अब आपने खरीदना है फर्नीचर, तो परचेज ऑफ फर्नीचर 1 लाख का, तो यहां से फिर कैश माइनस हो जाएगा और एक नया एसेट आ जाएगा फर्नीचर। तो देखना पड़ेगा कि न्यू इक्वेशन क्या है।
फिर लाइन खींच दीजिए। देखो अब कैश कितना बचा, 2 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख की है। आपकी मशीनरी 4 लाख की है। एंड योर फर्नीचर इज ऑफ 1 लाख। योर आउटसाइड लाइबिलिटी बैंक लोन इज स्टिल 2 लाख एंड द कैपिटल इज 15 lakhs। अब देखिए इस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन बनते जाते हैं। अब यहां पर अगर आपने कहा कि आपने स्टॉक परचेज किया, ठीक, और कैश में नहीं परचेज कर रहे हो, आप अपने सप्लायर से क्या ले रहे हो, उधार ले रहे हो, योर लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग, कैश इज नॉट गोइंग बट द लाइबिलिटी इज इंक्रीजिंग। अब यहां पे आ जाएगा देखो स्टॉक, तो स्टॉक के नीचे प्लस हो जाएगा कितना, 1 लाख। ये 1 लाख हो गया। चूंकि देखिए ये उधार में लिया है, क्या लिया है, उधार में खरीदा है, इसलिए कैश तो जा नहीं रहा है, कोई पेमेंट नहीं हो रही है, तो कैश माइनस नहीं हुआ। और ये लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो 1 लाख आपके क्रेडिटर्स में प्लस हो गया। अब बनाते हैं न्यू इक्वेशन, देखिए क्या है। एक ये एक ये तो ये हो गया जी 2 लाख। कैश आपके पास है 10 लाख की आपकी, हालांकि इसमें अमाउंट छोटे छोटे रखे जाते हैं तो कि जगह मिलती है। अब बड़े बड़े फिगर 000 तो फिर जगह की दिक्कत होती है। 4 लाख की मशीनरी है जी, और 1 लाख का फर्नीचर है, और प्लस 1 लाख का स्टॉक हो गया। अब यहां देखो तुम्हारा लोन है 2 लाख की लाइबिलिटी तो उसका है, और 1 लाख की लाइबिलिटी हो गई आपकी क्रेडिटर्स की, जहां से आपने स्टॉक मटेरियल लिया हुआ है, रॉ मटेरियल लिया हुआ है। 15 लाख ओनर का कैपिटल है। देखिए आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। 2 लाख का आपके पास कैश है, 10 लाख का लैंड बिल्डिंग है 12 लाख, 4 लाख की मशीनरी 16 लाख, 1 लाख का फर्नीचर 17 लाख, 1 लाख का स्टॉक 18 लाख। 18 लाख इधर हो गया। इधर देखिए 15 लाख का कैपिटल है, 2 लाख का लोन है, और 1 लाख की स्टॉक क्रेडिटर्स है, 18 लाख। तो एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये प्रूव हुआ। क्या प्रूव कर रहा है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। अब ये तो हमने एक बहुत ही बेसिक लिया हुआ है, बहुत ही बेसिक लिया हुआ है। अब इसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे 1 लाख का स्टॉक है, चलो तो 1 लाख के स्टॉक को आपने सेल किया कितने में, 1 लाख पूरा नहीं सेल कर रहे हैं, आगे कर लेंगे, चलो अच्छा कर लो कि 50,000 का स्टॉक बेचा, या 20,000 का स्टॉक चलिए भेजा, 20,000 का स्टॉक बेचा और उस पर 10,000 प्रॉफिट लिया, राइट, 50%। तो जब 10 सेल ऑफ सेल लिख दो, सेल्स, तो जब 20,000 का आपने स्टॉक 30,000 में बेचा तो कैश आएगा, कितना हो जाएगा, 30,000 कैश आएगा। स्टॉक माइनस होगा कितने से, जितने का माल था, कितने का माल था, 20,000 का। 20,000 का माल आप बेच रहे हो 30,000 में, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो 20,000 जब आप बेच दिया तो 20,000 का स्टॉक कम हो जाएगा, माइनस, स्टॉक से माइनस। कैश आ रहा है कितना, 30,000 में सेल कर रहे हो विद प्रॉफिट ऑफ 10,000, तो आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 30,000। इसमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है, ओनर का होता है।
तो चूंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो ये कैपिटल में क्या हो जाएगा, 10,000 ऐड हो जाएगा। अब फिर से बन जाएगा क्या, न्यू इक्वेशन। तो आप लीजिए, फिर से ड्रॉ कर दीजिए इसको, राइट, और ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। अब तुम्हारे पास कैपिटल हो गया कितना, 2,30,000। लैंड बिल्डिंग आपका वही रहेगा, 10 लाख है। मशीनरी आपकी वही रहेगी, 4 लाख है। फर्नीचर आपका वही रहेगा, 1 लाख है। लेकिन स्टॉक आपका कहां आ गया, 80,000। स्टॉक कहां आ गया, 80,000, क्योंकि 20,000 का स्टॉक सेल हो गया। आपकी लाइबिलिटी अभी वही है, आउटसाइड लाइबिलिटी में बैंक लोन वही है और क्रेडिटर्स भी वही है, क्योंकि कोई रीपेमेंट नहीं हुआ। एंड कैपिटल इज नाउ 15,10,000। देखिए कैपिटल इंक्रीज हो गया क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, यू हैव अर्न्ड प्रॉफिट। इसी तरह से एक्सपेंसेस, मान लीजिए अपने एम्प्लॉइज को आपने 2,000 सैलरी दिया, सैलरी पेड टू योर एम्प्लॉय, आपने 2,000 अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दिया, तो कैश माइनस हो जाएगा, 2 लाख लिख दिया मैंने, 2,000, 2,000। देखिए पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ बेसिस, पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ कमीशन, ये सब क्या है, लॉसेस है। लॉसेस किसको जाएंगे, ओनर को जाएंगे। तो ये हमने 2,000 सैलरी के माइनस कर दिए। तो आप आ जाइए, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मैंने बुक से कोई नहीं लिया हुआ है क्वेश्चन, ये मैं खुद अपने मन से ही कर रहा हूं। तो 2,30,000 में माइनस करोगे 2,000, क्या जाएगा, 2,28,000। और अब 10 लाख की आपकी मशीनरी है, 4 लाख की आपकी, 10 लाख का लैंड बिल्डिंग है, 4 लाख की मशीनरी है, 1 लाख का आपका फर्नीचर वहीं का वहीं है। अब स्टॉक कितने का है, 80,000 का। 2 लाख की आपका बैंक लोन का है, वो है, 1 लाख आपका स्टॉक है, और 2,000 देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने सैलरी पे किया है। तो ये हो जाएगा 15,08,000। क्या हो जाएगा, 15,08,000। अब फिर आपने गुड्स सेल किया, मान लीजिए सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 फॉर 45,000। तो 30,000 के गुड्स को आपने 45 या 20, ऐसे कर लो, 20% प्रॉफिट बेचा, 20% कम हो जाएगा, 50% प्रॉफिट बेचा, तो 45,000 हो जाएगा सीधे। तो आपका आएगा कितना, 45,000। अब इसमें डेटर्स अभी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है ऊपर। कैश में आएगा 45,000। स्टॉक देखो कितने का माइनस हो रहा है, 30,000 का। 45,000 में आप बेच रहे हैं, 30,000 का स्टॉक 45,000 में आप बेच रहे हैं, या 50% प्रॉफिट बेच रहे हैं। 30,000 का 50% कितना हुआ, 15,000। तो 30,000 उसकी कॉस्ट है, 15,000 उसका प्रॉफिट है, तो उसका सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, सेल प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस इज 30,000 प्लस प्रॉफिट 15,000 एंड सेल्स प्राइस इज देन एसपी इज 45,000। अब आपके अकाउंट में 45,000 तो कैश में आ गया, लेकिन स्टॉक माइनस हो गया 30,000।
और आपका प्रॉफिट कितने का हुआ? 15,000 का। प्रॉफिट गोज टू दी होम? ओनर। प्रॉफिट किसको जाएगा? ओनर को जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे 15,000। ठीक है जी। अब इस पे जरा से बढ़ाते हैं, शायद है अभी और। तो अब देखिए फिर लाइन खींच देते हैं। न्यू इक्वेशन बहुत इजी है, थोड़ा समझिए बस। हालांकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इसी से आपको यह पता चलता है कि एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल का क्या होते हैं। एक तो ये बात पता चलती है, दूसरा उनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब अगर कैपिटल चेंज हो रहा है तो किस तरह से एसेट चेंज होता है, लायबिलिटी चेंज हो रही है तो कैसे एसेट चेंज हो रहा है, एक दूसरे का क्या रिलेशन है, कैसे अगर एक चेंज होता है तो दूसरा में क्या चेंज आता है। ये रिलेशनशिप आपको कहां से पता चलती है? अकाउंटिंग इक्वेशन से। इससे अकाउंटिंग इक्वेशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्या होते हैं, और दूसरा कि इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे को इंपैक्ट करते हैं। If there is change in capital, then what happens to assets and liabilities? If there is increase or decrease in liability, then what happens to assets? कैश कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह से आपस का रिलेशनशिप और क्लियर होता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन होता है। देखिए अब ये 45,000 में सेल किया 30,000 के गुड्स को, तो न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन या न्यू इक्वेशन आ जाए कितना? 2,28,000 में 45,000 और ऐड कर दीजिए। 2,28 में 2 अगर आप डाल देंगे 2,30,000 हो जाएगा। 2,30,000 और 43, 2,73,000 होना तो ही चाहिए। ठीक है जी। 28, 50 नहीं 45 है ना, 45 और 5 डाल दोगे 50 हो जाएगा। 23, 73, तो 2,73,000। देखिए बिल्डिंग और लैंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो उतना ही रहेगा। मशीनरी की वैल्यू कोई चेंज नहीं हुआ है, तो कितनी रहेगी? वही रहेगी। फर्नीचर का कोई वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, तो भी वही रहेगा। हाँ, स्टॉक में चेंज हुआ है, तो स्टॉक 80,000 माइनस 30,000 कितना हो जाएगा? 50,000। अब आपके पास स्टॉक कितने का है? 50,000 का है। बैंक लोन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपने अभी पेमेंट नहीं किया है उनको, न तो और लोन लिया है। क्रेडिटर्स को भी आपने पेमेंट नहीं किया है, तो 1,00,000 ही रहेगा। हाँ, ये और प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? 15,08,000 में आप 15,000 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15,23,000। ये आ गया। ये रिलेशनशिप है अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब मान लीजिए आपकी, मान लो वेजेस पे किया आपने, वेजेस पेड लिख दे रहा है। मान लो 5,000 आपने वेजेस पे किए और 5,000 वेजेस पे करना बाकी है। देखिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस पेड एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग। 5,000 आपने पे किया और भी 5,000 आपको पे करना बाकी है। इसको अकाउंट्स लैंग्वेज में क्या कहेंगे? वेजेस पेड 5,000 और जो बाकी इसको क्या कहेंगे? वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग हुआ ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं हुआ। तो आउटस्टैंडिंग जो होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी होती है। देना है, दिया नहीं है, राइट। और पे किया तो कैश माइनस हो जाएगा नेचुरली। तो मान लो 5,000 वेजेस उन्होंने पे किया तो 5,000 कैश माइनस हो जाएगा।
लेकिन अगर 5,000 नहीं दिया, अभी देना है, ड्यू हो गया, काम करा लिया है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी। 5,000 इज योर, जो वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी है। चलो पूरा ही मिटा देते हैं। ये हो गया 5,000 योर लाइबिलिटी। तो 5,000 का आपने वेजेस पे किया, वो लॉस है, बिजनेस लॉस है। 5,000 लॉस तो हो गया क्योंकि आपने काम करा लिया है, तो पैसा तो आपको देना पड़ेगा। तो 5,000 वो भी लॉस, तो दोनों ही है। फर्क सिर्फ इतना है, एक की पेमेंट कर दी है, एक की पेमेंट करना बाकी है। जिसकी पेमेंट करना बाकी है उसको क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। वेजेस प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग, यहां दोनों हो जाएंगे, वेजेस प्लस वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो लॉस दोनों ही है, तो कैपिटल से माइनस कितना हो जाएगा, 10,000। दोनों ही लॉस है, क्या है, दोनों ही नुकसान है, लॉस है। तो दोनों ही कैपिटल से माइनस होंगे। वेजेस पेड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, दोनों ही लॉस है। ये लाइन बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, तो न्यू क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहां लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 273 में 5,000 निकाल दीजिए, तो ये कैश आ गया 2,68,000। ठीक है जी। 10,000 का लैंड एंड बिल्डिंग बना हुआ है, 4 लाख की मशीनरी अभी काम कर रही है, 1 लाख का फर्नीचर पड़ा हुआ है, स्टॉक जरूर चेंज हो गया, 50,000 आ गया, पहले कितना था, 1 लाख से आधा स्टॉक बिक चुका है। आपकी बैंक लाइबिलिटी उतनी ही है, कोई पेमेंट नहीं हुआ है। और आपके क्रेडिटर्स देखिए यहाँ पर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। पहले से ही 1 लाख के क्रेडिटर्स थे और 5,000 का लाइबिलिटी आपका और इंक्रीज हुआ क्योंकि आपने काम कराया और पैसे नहीं दिए। तो ये हो जाएगा 1,05,000। ठीक है। 15,23 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15,13,000। 15,23,000 पहले है कैपिटल, और उसमें से 10,000 माइनस कर दिया आपने, क्योंकि 5,000 आपने वेजेस पे किया है, 5,000 की वेजेस आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग में लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही क्योंकि अभी देना बाकी है, लेकिन लॉस तो दोनों ही है। तो पॉइंट क्या है कि जो एक्सपेंसेस आप पे करते हैं वो भी लॉस है, और जो एक्सपेंसेस आपके पे करने हैं, ड्यू हो गया है और अभी पे नहीं किया है, पे करना है, वो भी लॉस ही है। ऐसा नहीं कि, देखिए यहाँ क्लियर कर दें कि कैश पेमेंट से, यहाँ पर यहाँ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, कैश पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपने अगर किसी से काम कराया और उसको पैसा देना है, वेजेस देना है, उसकी मजदूरी देनी है, तो ये लॉस हो चुका है, लॉस हो चुका है। जो सैलरी या वेजेस दिया वो तो लॉस हुआ, लेकिन जो नहीं दिया है, आउटस्टैंडिंग दिया है, वो भी लॉस है। तो यहाँ पे लॉस 10,000 का हो जाएगा। तो 15,23,000 में से 23,000 माइनस 10,000, 15,13,000। Now you have cash of 2,68,000. Your machinery and land and building is 10,000. Your machinery 4,000. Your furniture 1 lakh, and your stock, you have the stock of only 50,000. ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन का मोटा मोटा है। अब इसी तरह से ट्रांजेक्शन होते जाएंगे, कहीं प्रीपेड है, कहीं टर्म अकाउंट वो है, कहीं डेटर्स है, कहीं उधार बेचा, जगह नहीं है, नहीं बनाया था, तो इसमें स्पेस कम है। तो अब अकाउंटिंग इक्वेशन 2 लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।